ठीक है, अगला क्वेश्चन, tin is obtained from cassiterite by reduction with coke. Use the data given below to determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite by coke would take place. और उसके लिए भाई हम लोगों को कई सारे डेटास दे रखे हैं, डेल्टा एच नॉट दे रखे हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दे रखा है, एंट्रोपी दे रखी है कई सारे सब्सटेंसेस की, और हम लोगों को ये बोला जा रहा है assume that the entropy एंड एंथैल्पीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यही 2020 में इंटीजर टाइप का या न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंपैरेटिवली ये आसानी है थर्मोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन। अब भाई देखिए, किसी भी प्रोसेस को यदि स्पॉन्टेनियस होना है तो उसमें डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो, उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। और किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी अगर केमिकल प्रोसेस चल रहा है तो उसका हम लोग फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम लोगों को एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू पता हो तो। और ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में सारी सुविधाएं दे दी गई हम लोगों को। ठीक है, तो पहले तो भाई रिडक्शन की रिएक्शन लिख लेते हैं। रिडक्शन किस तरह से हो रहा होगा इस प्रोसेस में। SnO2 ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग रिड्यूस करवाने जा रहे हैं किससे, कोक से, विच इज ऑल्सो सॉलिड, एंड दिस गिव्स Sn सॉलिड, है ना, रिडक्शन होकर के भाई टिन मेटल बनेगा, एंड कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अब सबसे पहले इस प्रोसेस का हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें, और किसी भी एंथैल्पी रिएक्शन की एंथैल्पी का फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यदि आप देखें बच्चों, तो देखिए टिन ये तो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, तो इसलिए इसकी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ली जा सकती है टिन की। कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, और वो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है -394, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज -394। और सिमिलरली रिएक्टेंट साइड में जब आप जाओगे तो आप देखो कार्बन, अगेन कार्बन इज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, सो वी कैन टेक इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज जीरो, और SnO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज -581, तो -581। अब डेल्टा H की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। डेल्टा H नॉट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू 581 minus 394, which is equal to 11 minus 4 7, 7 minus 9 8, 17 minus 9 8, 4 minus 3 1, so plus 187. This is the enthalpy of this reaction, 187 kilojoules. And by the same method we can calculate the entropy of this reaction as well. सभी substances की entropy दे रखी है, entropy निकालने के लिए भी वही same तरीका है, entropy of products minus entropy of reactants. तो entropy of tin that is 52 plus entropy of carbon dioxide which is 210, ये सब की सब values joules में ही है, plus 210 minus reactants SnO2 reactants SnO2 that is -56 and carbon that is 6, है ना। और इसको आप सॉल्व करोगे, ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 जूल्स। क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, और डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच प्लस 187 माइनस टी डेल्टा एस, टी ही हम लोगों को निकालना है, डेल्टा एस इज 200 और ये जूल्स में है, इसलिए इसको किलो जूल्स में करने के लिए मैंने -3 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस मस्ट बी लेस देन 0, है ना। तो यहाँ से बच्चा लोग t की वैल्यू आ जाएगी, t मस्ट बी ग्रेटर देन 187 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ है ना। इसको यहाँ से हटाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1870 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट विल गिव अस 2 9s 18, 2 3s 6 and 2 5s 10. That is the correct answer for this question, है ना। कैसेटराइट को अगर आपको रिड्यूस करना है तो मिनिमम टेम्परेचर मस्ट बी 935 केल्विन।
इसके ऊपर यदि टेम्परेचर होगा then the reaction will take place, otherwise the reaction will not be spontaneous. ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था एकदम, थर्मोकेमिस्ट्री का, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा करके आंसर मिल सकता है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जेई 2020 अगेन 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए भाई एक बार पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसीडर द रिएक्शन A to B at 1000 Kelvin. At time t, the temperature of the system was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach equilibrium. Throughout this experiment, the partial pressure of A was maintained at 1 bar. Given below is the plot of the partial pressure of B with time. What is the ratio of the standard Gibbs energy of this reaction at 1000 Kelvin to that at 2000 Kelvin? है ना, इसमें बेसिकली हम लोगों को डेल्टा जी का 1000 और 2000 केल्विन पर जो वैल्यू है उसका रेशियो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। अभी इनफैक्ट एक पीछे क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें भी देखा था। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 into RT log K. This is the relationship between free energy and the equilibrium constant. Delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. और बच्चों ये जो गिवन रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यदि आप एक्सप्रेशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is equal to partial pressure of B divided by partial pressure of A. And as given in the question में साफ साफ बोल रहा है कि throughout this experiment the partial pressure of A was maintained at 1 bar. तो PA तो पूरे के पूरे टाइम 1 ही है, तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, फटाक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, बस आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। क्योंकि अब ये जो log K है इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, log PB। तो यहाँ से आ गया माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग ऑफ PB। अब आपको रेशियो चाहिए 1000 केल्विन पर और 2000 केल्विन पर। मान लेते हैं भाई 1000 केल्विन पर फ्री एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा जी नॉट 1 और 2000 केल्विन पर डेल्टा जी की वैल्यू है डेल्टा जी नॉट 2। रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, है ना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो डेल्टा जी वन नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा जी टू नॉट इज इक्वल टू, पहले 1000 केल्विन पर लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस 2.303 इंटू आर इंटू 1000 इंटू लॉग पीबी। तो बच्चा लोग 1000 केल्विन पर पीबी की वैल्यू कितनी है, 10, है ना। ये साफ साफ देखिए ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है। टी टाइम पर जब एकदम से इसमें टेम्परेचर बढ़ाया गया है तब उस समय पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 10। तो ये हो जाएगा log 10। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ उस टाइम पर पीबी की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसको भी उठा करके डेल्टा जी नॉट 2 में रख देते हैं। डेल्टा जी नॉट 2 विल बी माइनस 2.303 आर इंटू 2000 इंटू लॉग ऑफ 100। सब कुछ तो कैंसिल होने वाला है, 2.303 आर कैंसिल, 1000 से 2000 को कैंसिल करेंगे सिर्फ 2 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से आपका आंसर एकदम चुटकियों में ये आंसर आपका आ जाता है 1/4 दैट इज 0.25। छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अगर आपको पता है तो एडवांस के क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर आपने कंसेप्ट्स ध्यान से समझे हैं, रिलेशनशिप आप सही तरीके से अप्लाई कर पाते हो तो फिर देखिए कैसे आसानी से चुटकियों में क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं जी एडवांस के भी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4, या फिर अगर डेसिमल्स में इसको लिखना है दैट विल बी 0.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is very easy. I am very surprised how can this question be asked in JEE Advanced, but still JEE Advanced में भी वैसे ऐसा कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है।
आप किसी भी साल के जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको एक्सट्रीमली इजी मिलेंगे ही, जैसे कि 2019 का ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। ये हम लोगों से सीधा सीधा पूछ रहा है, चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब इसके लिए क्या भाई, आपको बस केवल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस from its constituent elements in their most stable form। तो ध्यान देने वाली बातें क्या है? सबसे पहली बात कि जो सब्सटेंस है उसका एक ही मोल बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं, एक मोल बनना चाहिए, और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो भी उनकी स्टेबल फॉर्म में बनना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस है, तो गैसियस ही होना चाहिए रिएक्शन में। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होनी चाहिए रिएक्शन में। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब। अब आप एक एक करके चेक कर लीजिए भाई। पहला ऑप्शन तुरंत रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स की बेसिस पर ये आपका रूल आउट हो जाता है सीधा सीधा। दूसरा 2C गैसियस प्लस 3H2 C2H6 प्रोडक्ट का एक मोल बना है, लेकिन अगेन एक समस्या है इसमें। ये जो आपका कार्बन है, ये कौन सी स्टेट में ले रखा है? गैसियस स्टेट में, जबकि कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सॉलिड। इनफैक्ट अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो कार्बन मस्ट बी इन ग्रेफाइट फॉर्म, है ना। लेकिन कार्बन सॉलिड लिख करके भी कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है, बट गैसियस इट कैन नॉट बी गैसियस एट ऑल। तो इसलिए ये दूसरी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तीसरी इक्वेशन परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ओजोन का एक ही मोल बन रहा है और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म से ही बन रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी दैट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। एंड सिमिलरली डी ऑप्शन इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड का एक ही मोल बन रहा है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल फॉर्म से ही बन रहा है, सल्फर एसिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। That means the reaction or the enthalpy of this reaction will be the standard enthalpy of formation of sulfur dioxide, right? So C and D, these will be the correct answers for this question, C, D. Next, ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। कोई पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग चलाने की जरूरत है इसमें आपको। चलिए चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं कायदे से। A reversible cyclic process for an ideal gas is shown below. Here P, V and T are pressure, volume and temperature respectively. The thermodynamic parameters Q, W, H and U are heat, work, enthalpy and internal energy respectively. तो कुल मिलाकर के भाई स्टैंडर्ड बातें लिख करके दे दी गई है। बस इतना है कि ये सब कुछ आइडियल गैस में चल रहा है, ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, और उनके लिए हम लोगों को अब चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक, पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए भाई, ए से बी। सबसे पहला ये जो ए से बी का प्रोसेस है, इसमें आप देख रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। फिर ए से सी, अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दिस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। और बीसी प्रोसेस में आप देख रहे हो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है P2, तो इसलिए ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। चलिए अब इतना ध्यान में रखते हुए सारे के सारे ऑप्शंस हम लोग एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज QAC इज इक्वल टू डेल्टा UBC, है ना। QAC मतलब ये जो AC प्रोसेस है, इसमें जो हीट एक्सचेंज हुई है वो डेल्टा UBC मतलब BC प्रोसेस के इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, ये AC प्रोसेस आइसोकोरिक है ना। और आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ इसलिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि W विल बी इक्वल टू 0, WAC इज 0, और अगर WAC 0 है दैट मीन्स QAC विल बी इक्वल टू डेल्टा UAC, डेल्टा UAC। अब थोड़ा और सा ट्विस्ट है इसमें,
डेल्टा यू ए सी बाई इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है तो इसको ब्रेक करके लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा यू ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी। ये काम भाई देखो वर्क डन या हीट के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है, तो इसमें आप ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते। लेकिन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब के सब स्टेट फंक्शंस हैं। इनको हम लोग ब्रेक करके, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट बस सेम रखनी है, बाकी आप कितना भी ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी। अब थोड़ा और दिमाग लगा लो यार, डेल्टा यू ए बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो इसलिए डेल्टा यू ए बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और डेल्टा यू अगर 0 है देन क्यू ए सी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू बी सी। तो इस पहले ऑप्शन का भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू ए बी। अब ये ए बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए ये वर्क डन का बोल रहा है P2 विल बी इक्वल, सॉरी WAB इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1। ये भाई देखो यार क्लियर कट गलत स्टेटमेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, प्रेशर तो कांस्टेंट होता नहीं है ना, इसमें यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर P2 तो लग नहीं रहा है बाहर से। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तब हम लोग बोल सकते थे P2 इंटू V2 माइनस V1, P इंटू डेल्टा V, है ना। लेकिन यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन है दैट इज माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, है ना। तो इसका ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, WBC इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि BC बच्चों देखिए पहले ही देख लो भाई, ये सब के सब रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस हैं तो सिस्टम का जो प्रेशर होगा वही सराउंडिंग का प्रेशर होगा, और फिर हम लोग वर्क डन को सीधे सीधे बोल सकते हैं। इस केस में भाई प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन विल बी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बोले तो बीसी प्रोसेस का डेल्टा वी क्या है भाई, डेल्टा वी मीन्स V1 माइनस V2। देख लीजिए भाई, फाइनल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल वॉल्यूम V2 है, तो माइनस P इंटू V1 माइनस V2 which can also be written as P into V2 minus V1, P into V2 minus V1। तो इसलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरे ऑप्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर देख रहा है ये QBC इज इक्वल टू डेल्टा HAC। QBC BC प्रोसेस का जो हीट एक्सचेंज है, तो पहली बात तो यार देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस है बच्चों, मैंने क्या बोला एकदम फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, दिमाग आपका चक्कर खा सकता है, इतने सारे वेरिएबल्स, इतने सारे रिलेशंस, लेकिन आपको केवल उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में सोचना है यार। आप सब कुछ पूरा दिमाग में खिचड़ी बनाओगे तो खिचड़ी बनेगी, लेकिन अगर आप बस जिस प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो उसको देखो। BC आइसोबारिक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा खिचड़ी हम लोग भी बना लेते हैं। तो BC क्या है भाई, आइसोबारिक, और आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, तो QBC विल बी इक्वल टू डेल्टा HBC। लेकिन अगेन BC तो यहाँ दिया नहीं है, AC दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी जो काम हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के साथ किया था वही सेम काम हम लोग एंथैल्पी के साथ भी कर सकते हैं। डेल्टा HBC कैन बी रिटन एज डेल्टा HBA प्लस डेल्टा HAC। और इंटरनल एनर्जी की तरह एंथैल्पी भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसलिए ये जो BA आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका एंथैल्पी चेंज 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QBC इज इक्वल टू डेल्टा HAC। सेकेंड ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट, दोनों ही बातें जो दी हुई हैं इसमें बिल्कुल करेक्ट है। WBC is equal to P2 into V2 minus V1 and QBC is equal to delta HAC. Third option, delta HCA is less than delta UCA। चलो भाई चेक करते हैं, लेस देन है ग्रेटर देन है यही चेक करना है ना। C और D दोनों ऑप्शन में ये दे रखा है, चलो काम आएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए।
डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या रिलेशनशिप होता है? डेल्टा एच, या फिर पहले एच लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, एच इज यू प्लस पी वी। तो डेल्टा एच को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा बी। ठीक, अब सी ए, ये जो आपका सी ए प्रोसेस है, ये प्रोसेस सी ए प्रोसेस में डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एच डेल्टा यू को ऐसे ही रखते हैं। अब ये जो सी ए प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो पी डेल्टा वी वाला टर्म है ये क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। और इसमें बड़े आराम से आप देखिए भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, सी से ए में आप देख लीजिए भाई, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा? कम ही होगा। प्रेशर कम होगा मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। डेल्टा पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस, या फिर सीधे सीधे डेल्टा यू माइनस समथिंग समथिंग, यहाँ पर कोई तो डेल्टा यू माइनस एक्स वैल्यू आएगी। लेकिन इतना पक्का हो गया कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के कंपैरिजन में कम होगी, है ना भाई? डेल्टा यू में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से डेफिनेटली कम ही होगी। तो इसलिए सी में ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है ना? और दूसरा स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी सी, ये ऊपर चेक किया था, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। और डी भाई इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर एकदम उल्टा स्टेटमेंट दे रखा है, तो अगर ये करेक्ट है तो भाई ये तो इनकरेक्ट होना ही चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा बहुत हाई फाई कंसेप्ट नहीं लगाना था, लेकिन जो एकदम बेसिक कंसेप्ट हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी।